Jai Hind students, welcome back to another lecture of a pair of linear equation in two variables। मैं हूं आपका टीचर हार्दिक सर। चलिए पिछले वीडियो के ही कंक्लूजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अभी हम ऐसा इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसके अंदर में मल्टीपल आंसर्स यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर से एक सिचुएशन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्वेश्चन है, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप में जाती है, 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स खरीदती है 9 रुपये में। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18। रोमिला नाम की एक लड़की की रोमिला की एक सहेली है जिसका नाम है सोनाली। उसको भी वो पेंसिल्स और इरेजर्स काफ़ी पसंद आए तो वो उसी स्टेशनरी शॉप में जाती है और 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स खरीद के आती है, लेकिन उसको इस बार 18 रुपीज़ पे करने होते हैं। अब वो बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसके इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। पहले रोमिला की बात करते हैं। तो रोमिला ने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स खरीदे हैं। हमें नहीं पता है कि एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक इरेज़र कितने रुपए का है। तो सबसे पहले तो हम इरेज़र और पेंसिल की कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, कॉमन में हम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 पेंसिल इज़ ₹X। X रुपीज़ की मान लो एक पेंसिल आती है और इरेज़र का कॉस्ट 1 इरेज़र इज़ ₹Y, यानी एक इरेज़र हमको Y रुपीज़ का मिल रहा है। ठीक है, अब रोमिला ने जो है वो टोटल 2 पेंसिल्स और 3 इरेज़र्स खरीदे हैं। तो पिछले वीडियो के जैसा ही, पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही, एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज़, टोटल पेंसिल्स खरीदी गई है 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स purchased by Romila is equals to 2 and erasers purchased is equals to 3। Therefore by first condition, पहली कंडीशन में उसने बोला है कि रोमिला ने 9 रुपये देकर वो पेंसिल्स और इरेजर्स खरीदे हैं। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x, एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज़, ऐसे 2 पेंसिल्स के कॉस्ट हुई 2X रुपीज़ और 3 इरेजर्स की Y रुपीज़ के हिसाब से कॉस्टिंग होती है 3Y रुपीज़। कुल मिला के उसने पे किए हैं 9 रुपीज़। तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे सोनाली की। तो हम बोलेंगे सोनाली परचेस्ड हाउ मच, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। ठीक है, तो 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स उसने खरीदे हैं। तो इस हिसाब से कंडीशन क्या बनेगी, देयरफॉर बाय सेकंड कंडीशन क्या दी है कि सोनाली ने 18 रुपीज़ पे किए हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय x, 4x रुपीज़ की पेंसिल्स खरीदी और 6 मल्टीप्लाइड बाय y, 6y रुपीज़ के इरेजर्स खरीदे। कुल मिलाकर 18 रुपीज़ वो पे करके आई है। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब पिछले वीडियो की तरह यानी पिछले बार की तरह ही आपको इन दोनों के ग्राफ को प्लॉट करना है पॉइंट्स निकालकर एक कॉमन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, ये आप करोगे। मैं आपको बताऊँगा कि इसका ग्राफ किस तरीके का आता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा ये आप निकाल कर जब देखोगे तो ये पहला ग्राफ आया पहले इक्वेशन का। अभी दूसरे इक्वेशन का जब आप ग्राफ निकालोगे तो इसी के ऊपर वो लाइन आएगी, मतलब कि ये दोनों भी लाइंस कोइंसिडेंट आएगी। अब यहाँ पर आप इक्वेशन के टाइटल कैसे दोगे, पहले यहाँ पर लिखोगे 2x + 3y = 9 और यहाँ पर लिखोगे 4x + 6y = 18। इस तरीके से
एक ही लाइन है लेकिन वो दोनों भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। सिर्फ हमको पता है कि उसके नीचे एक और लाइन है क्योंकि हमने निकाला है। देखने वाला कोई तीसरा पर्सन रहेगा, वो इसको एक ही लाइन पढ़ेगा। आप भी अगर किसी और के जगह पे हो तो आप भी उसको एक ही लाइन बताओगे, ठीक है। इसका मतलब वो एग्जैक्टली एक ही लाइन है। ओके, तो दोनों भी इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक ही लाइन दो अलग अलग इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इनके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। हर एक पॉइंट इस पर का दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि कितने रुपए का पेंसिल होगा, कितने रुपए का इरेजर। तो यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर वही बात हो जाएगी कि जितने कस्टमर्स उतने टाइप के उनके रेट्स रहेंगे पेंसिल और इरेजर से रिलेटेड। यानी आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक यूनिक सिचुएशन नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ये अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे श्योरली नहीं बता सकते कि पेंसिल और इरेज़र का कॉस्ट क्या होगा। किसी एक कस्टमर को अलग रेट लगेगा पेंसिल का और इरेज़र का, तो किसी दूसरे कस्टमर को अलग रेट लगेगा पेंसिल और इरेज़र का। जैसे हमने वो फर्नीचर शॉप की सिचुएशन में देखा था, एग्जैक्टली वही यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ का और इक्वेशंस का अगर आप एनालॉजी देखो या सिमिलरिटीज़, इसमें कुछ एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर x का वेरिएबल देखो, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 4 हो गया, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो सिमिलरली y का भी जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो भी 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ 3 था तो यहाँ पर 6 हो गया। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म भी डबल हो गया। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 9s are 18, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे आप कितने इक्वेशंस तैयार कर सकते हो, इनफाइनाइट। आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2s are 10x, 5 3s are 15y, 5 9s are 45। तो 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 45। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ या इस इक्वेशन के साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, या तीसरे इक्वेशन को भी यहाँ प्लॉट करोगे तो इसी के ऊपर लाइन आएगी। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इक्वेशंस को देखकर ही हम समझ पा रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसा आने वाला है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही हमको मिलने वाले हैं। तो आप बिना ग्राफ को ड्रॉ करें इक्वेशंस को देख के ही बता सकते हो कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स में हमने k का वैल्यू लिया था, तब मैंने आपको बोला था k यहाँ पर सिर्फ शो पीस होता है। जब आप k से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसके भी वही ज़ीरोज़ रहेंगे जो पहले वाले के। अब वो पॉलिनोमियल के जगह यहाँ पर इक्वेशन हो गया। अब आप देखो k का वैल्यू 2 ले लो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन गया। तो इसके भी वही सॉल्यूशंस हैं जो इसके सॉल्यूशंस हैं। इससे ज़ीरोज़ या सॉल्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने तब देखा था, अभी उसी से रिलेवेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की। फर्स्ट सिचुएशन हमने जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है ये हमने पहले पिछले वीडियो में ही देख लिया था। इस वीडियो में हमने सेकंड सिचुएशन देखा जहाँ पे कोइंसिडेंट ग्राफ्स आते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे जहाँ पे पैरेलल लाइंस आते हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशंस दिए आपको पेयर में। आपको मैं इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ, ड्रॉ आपको करके देखना है एज होमवर्क, और आप देखोगे कि दोनों भी लाइंस एक दूसरे को पैरेलल आती है, ठीक है। मैं इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिख दिए हैं। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपको इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ प्लॉट करना है। जब आप ग्राफ निकालोगे तो आप देखोगे कि आपकी एक लाइन हो सकता है ये फर्स्ट इक्वेशन की हो और ये सेकंड लाइन ये सेकंड इक्वेशन की हो। ये इस तरह से आएगी, मतलब ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, ऐसा कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट करने वाले नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको जो लाइंस मिलेगी वो पैरेलल लाइन मिलेगी और हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते नहीं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि इक्वेशंस लिए, इक्वेशन से हम लोगों ने ग्राफ निकाला और ग्राफ पर से पता किया कि इसके सॉल्यूशंस है या नहीं, और अगर है तो कितने हैं, एक है या मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर बार आपको ग्राफ निकालना पड़ रहा है और ग्राफ निकालने से हम लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप बोलोगे कि सर क्या ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई ट्रिक अवेलेबल है
कि जिससे हम बिना ग्राफ निकाले ही पता कर सके सिर्फ इक्वेशंस को देखकर कि इसके सॉल्यूशंस आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, यदि आने वाले हैं तो कितने आने वाले हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि हाँ बेटा यहाँ पर ऐसी ट्रिक अवेलेबल है। तो ये ट्रिक समझने के पहले हम पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तीनों ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों के पास में सिचुएशन है। ग्राफ एक तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं एट वन सिंगल पॉइंट, या ओवरलैपिंग हो सकते हैं जिसको आप कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हो, या ग्राफ जो है ये पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब अगर आप इन तीन सिचुएशन में से ये दो सिचुएशंस को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि भले एक ही क्यों ना हो, मल्टीपल है तो ठीक है, भले एक ही क्यों ना हो, सॉल्यूशन तो है। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक ही है, मतलब भले एक ही क्यों ना हो, सॉल्यूशंस तो अवेलेबल है। तो जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन भी अगर निकलता है, कम से कम एक सॉल्यूशन भी अगर निकलता है, तो उस पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। जब दो इक्वेशंस का एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन भी अगर निकलता है तो फिर उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब अगर ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, कभी भी कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिल रहा है ग्राफिकली, तो या अलजेब्रिकली सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है ऐसा बोल सकते हैं, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इनको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो आई होप आप लोगों को कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है ये समझ में आया, ठीक है। कंसिस्टेंट कब मानेंगे? जब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हो, यानी जब लाइन इंटरसेक्टिंग रहेगी तब भी कंसिस्टेंट, और जब ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट रहेगी तब भी कंसिस्टेंट। सिर्फ एक ही जगह पे इनकंसिस्टेंट रहेगा जब लाइंस पैरेलल रहेगी यानी नॉन इंटरसेक्टिंग रहेगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब एक और बात, जब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, जैसे हमने अभी एक लास्ट एग्जाम्पल के अंदर में देखा कि वो रोमिला और सोनाली वाला पेंसिल और इरेजर वाला, जिसमें हमने देखा इक्वेशन बन रहा था पहले 2x + 3y = 9 और दूसरा बन रहा था 4x + 6y = 18, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट लाइन आई। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके सेकेंड इक्वेशन बना, यानी सेकेंड इक्वेशन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन पे डिपेंडेंट था। उल्टा देखा जाए तो इस इक्वेशन को अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 4 का हाफ 2 आ गया, 6 का हाफ 3 आ गया और 18 का हाफ 9 आ गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन पे डिपेंडेंट था। आप ऊपर से ऐसा भी समझ सकते हो, नीचे से ऊपर भी समझ सकते हो, वॉटेवर, लेकिन दोनों भी वे से अगर आप देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं? डिपेंडेंट इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? डिपेंडेंट इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन आती है और जिन इक्वेशंस की कोइंसिडेंट लाइन आती है उन इक्वेशंस को कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। रहते तो कंसिस्टेंट ही है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन तो है, लेकिन कोइंसिडेंट जहाँ पे मल्टीपल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को डिपेंडेंट कहते हैं। और क्यों डिपेंडेंट कहते हैं ये मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी से वो मल्टीप्लाई होकर बने हुए हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है बच्चों। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ इसका कुछ मतलब है। ये MCQs के अंदर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या ऐसे पैटर्न के अंदर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर में आपको इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
अब ये तो हमने ग्राफिकली समझा कि कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे, कैसे डिपेंडेंट रहेंगे और कैसे इनकंसिस्टेंट रहेंगे। अब बारी आती है कि बिना ग्राफ के यानी अलजेब्रिकली ही हम लोग कैसे बता देंगे कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, कैसे है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। तब मैं क्लीन करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पे रफली टेबल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर में आपको दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर, पेयर ऑफ इक्वेशंस, A1/A2, B1/B2, C1/C2 और कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज़। ठीक है, अब ये क्या है धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने एक पेयर ऑफ इक्वेशन लिया है, आप देख सकते हो ये हुपला और जाइंट व्हील वाला सिचुएशन का पेयर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो पहले इक्वेशन के अंदर में, तो A1, B1 और C1। A1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, B1 रहेगा y का कोएफिशिएंट और C1 रहेगा कांस्टेंट। उसी तरह A2, B2 और C2। यहाँ पे आप देखो कि A1 का वैल्यू आ रहा है 1, A2 का वैल्यू आ रहा है 3, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/3। फिर यहाँ पे B1 का वैल्यू आ रहा है -2 और B2 का वैल्यू आ रहा है 4, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 1/2। और यहाँ पर C1 का वैल्यू तो 0 है और C2 का वैल्यू -20 है, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 0। अब अगर आप इन तीन रेशियोज़ को कंपेयर करते हो तो पहला आ रहा है 1/3, दूसरा आ रहा है -1/2 और तीसरा आ रहा है 0। मतलब ये तीनों भी एक दूसरे से बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। C1/C2 पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख रहे हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं, वो लेंगे 2x + 3y - 9 इज इक्वल्स टू 0। फिर रहेगा 4x + 6y - 18 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर A1/A2 को देखो तो आएगा 2/4 यानी 1/2। फिर B1/B2 3/6 फिर से 1/2। C1/C2 -9/-18 माइनस कट जाएगा तो फिर से 1/2। यानी अब यहाँ पर इन तीनों को आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, अब हम थर्ड पेयर की बात करेंगे। थर्ड पेयर में आ रहा है x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0 और आएगा 2x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर A1 का वैल्यू 1 आ रहा है, A2 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो आएगा 1/2। फिर आएगा 2/4 यानी फिर से 1/2 और -4/- 12 माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/12 यानी 1/3 आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ठीक है, अब हम लोगों ने तीन टाइप के इक्वेशंस लिए। तीनों टाइप के इक्वेशंस में हमने रेशियोज़ ऑफ दी कोएफिशिएंट्स देखे, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसको आप बोलते हो रेशियोज़ ऑफ दी कोएफिशिएंट। भले इसमें C1 और C2 कांस्टेंट है, बट उनको भी कोएफिशिएंट्स कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए अलग स्टोरी है। कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये रेशियोज़ देख रहे हैं। अब आप पहले इक्वेशन के पेयर को याद करो जो हमने हुपला वाला देखा था। इसके अंदर में हम लोगों को जो ग्राफ मिले थे वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिले थे। दूसरे वाले पेयर को देखोगे, इसी वीडियो के अंदर में हमने देखा था, तो हमको जो ग्राफ मिले थे वो मिले थे हम लोगों को कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे आया यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे आया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन दोनों भी केस में हमने इसको कहा कंसिस्टेंट। दोनों भी केस में हमने इनको कहा कंसिस्टेंट। इसको स्पेशली हमने बोला डिपेंडेंट। ठीक है, तीसरे केस में हमने देखा कि लाइंस पैरेलल, तो नो सॉल्यूशंस। अब आप देखिए कि जब यूनिक सॉल्यूशन आना होता है यानी ग्राफ इंटरसेक्टिंग आने होते हैं, तो विदाउट प्लॉटिंग दी ग्राफ हम अलजेब्रिकली कैसे बताएंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है। तो हम रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे A1/A2 और B1/B2। अगर A1/A2 और B1/B2 ये पहले दो ही रेशियोज़ इक्वल नहीं है तो तीसरे पे हम बात भी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे C1/C2 लिखा ही नहीं बाद में।
व्हेन A1/A2's रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 रेशियो, तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है, हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो जब इक्वल नहीं है पहले दो रेशियोज़, तो जब इक्वल नहीं है रेशियोज़ तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी हमको ग्राफ मिलेगा इंटरसेक्टिंग। समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी सेकंड देखो, सेकंड इसमें आप देख रहे हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। पहले इसमें इक्वल ही नहीं था, बात वहीं ख़त्म हो गई, हमने यूनिक सॉल्यूशन बोल के डिक्लेयर कर दिया। अब अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहा है तो हम C1/C2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो C1/C2 इक्वल आएगा A1/A2 और B1/B2 से, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, या दूसरा A1/A2 B1/B2 इक्वल आने के बावजूद उसकी वैल्यू C1/C2 से इक्वल नहीं आ रही है। मतलब अगर ये दो इक्वल आ भी जाते हैं तो हम तीसरे को देखेंगे कि वो तीसरा इनसे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन। यदि आ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं आ रहा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, पहला तो क्लियर है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बात वहीं ख़त्म हो गई, हम लोग जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन पे कंक्लूड करने के लिए। अब अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहा है तो हम C1/C2 को देखेंगे। अगर इक्वल है, मल्टीपल सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी डिपेंडेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट। और अगर C1/C2 इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे याद रखेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि सॉल्यूशंस को कंसिस्टेंट आने के लिए इक्वेशंस को कंसिस्टेंट होने के लिए एक ही है, एक तो सारे इक्वल, नहीं तो एक भी इक्वल नहीं। एक तो सारे इक्वल, अदरवाइज एक भी इक्वल नहीं, यानी सब कुछ सेम है तो कंसिस्टेंट। एक तो सारे अनइक्वल, यानी इसमें सारी चीज़ें, सारे रेशियोज़ के ऊपर एक ही बात फिट बैठ रही है, एक भी इक्वल नहीं है किसी से, या तीनों भी रेशियोज़ इक्वल है, ऐसी सिचुएशन है तो कंसिस्टेंट। अब अगर ऐसा है कि हाँ पहले दो रेशियोज़ इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे मिक्स्ड है रिव्यूज़, ऐसा बात कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मिक्स्ड है इसका मतलब कि यहाँ गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, लाइन पैरेलल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर कंसिस्टेंट होने हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस को तो एक तो सारे रेशियोज़ इक्वल चाहिए तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाएगा, या फिर कोई भी रेशियोज़ इक्वल नहीं चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ऐसा हो रहा है कि पहले दो रेशियोज़ इक्वल है और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे मिक्स्ड कैटेगरी है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, हमको एडल्ट्री नहीं चाहिए, या यहाँ पे हम लोगों को कोई एडल्ट्रेशन नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है आप सभी लोगों को? आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, पहले इसमें अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो तीसरे पे बात ही ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, डिपेंडेंट इक्वेशंस के लिए हमको चाहिए कि तीनों भी रेशियोज़ इक्वल हो, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए चाहिए कि कुछ भी इक्वल ना हो। नो सॉल्यूशन के लिए चाहिए 50% इक्वल, 50% अनइक्वल, पहले दो इक्वल, बाद के दो अनइक्वल, काम ख़त्म। ठीक है, तो ये था कि हम एल्जेब्रिकली कैसे पता करेंगे कि जो इसके ग्राफ है ये इंटरसेक्टिंग आएंगे या नॉन इंटरसेक्टिंग आएंगे, यानी कोइंसिडेंट आएंगे या पैरेलल आएंगे। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को दो एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को वो एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क में करके रखनी है। 3.1 और 3.2 के सॉल्यूशंस को मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करना शुरू करूँगा, तब तक आप ये एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके रख दीजिए। मैं दोनों भी वीडियोस को बैक टू बैक रिलीज़ करूँगा सो दैट आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, सिर्फ आप लोगों को ये दो अलग अलग वीडियोस में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के एंड में आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, यानी फ़ोटोग्राफ मिल जाएंगे 3.1 के और 3.2 के। आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के होमवर्क कर सकते हो, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो वैसे ही टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। एज ऑलवेज़ टेक केयर, जय हिंद।